नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। फोन या इंटरनेट उपभोक्ता जैसे ही ऑनलाइन होते हैं या सेल फोन यूज करते हैं या डिजिटल दुनिया में कोई संवाद करते हैं, गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी कंपनियां यूजर की तमाम जानकारियां यूजर की अनुमति के बिना इकट्ठा करनी शुरू कर देती हैं। ये यूजर्स के भरोसे के साथ धोखे के समान है। अमेरिका में नई एंटी ट्रस्ट टास्क की घोषणा की गई है और फेडरल ट्रेड कमीशन ने गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल कंपनियों के बारे में न्याय आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उधर गूगल ने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए एक बयान में कहा कि उसके यूजर्स की निजता की सुरक्षा उसकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए वो जल्द ही कई नए फीचर्स जारी करेगी। तो समझेंगे आज कि किस तरीके से इन सोशल साइट्स या इंटरनेट कंपनियों या फिर गूगल या फेसबुक, अमेजन जैसी जो कंपनियां हैं, इन्होंने किस तरीके से जो विश्वास था उसके साथ क्या ये धोखा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर साइबर लॉ की बात करें तो क्या वो कानून कहते हैं और किस तरीके से मोनोपोली के जरिए उन्होंने उसका उल्लंघन किया है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में है शिवमल भट्टाचार्य जी हैं, साइबर एक्सपर्ट। शिवमल, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ एडवोकेट प्रशांत माली हैं, साइबर और प्राइवेसी पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। शिवमल, जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है, सबसे पहले तो समझना चाहूँगा कि इस तरह की कंपनियां, चाहे वो गूगल की बात करें या फेसबुक की बात करें, क्या है जो वो बिना यूजर्स या फिर मैं कहूं कि उपभोक्ता को बताए जुटा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन नियमों का, ये जो कानून है उसका उल्लंघन हो जाता है। देखिए, ये कुछ सालों से ये एक विवाद चल रहा है कि ये जितने कंपनीज है, जैसे आपने गूगल के नाम लिए, गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजन, ये सारे लोग अपने जो जिस पोजीशन से आए और आज जहाँ तक पहुँचे, इसके पीछे क्या कुछ अनएथिकल स्टेप्स भी रहे, जैसे प्राइवेसी वायलेशन और उपभोक्ताओं की इंफॉर्मेशन लेके आगे प्रोफाइलिंग कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके किसी तरीक़ा से अपनी बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है ये उपभोक्ता की इंफॉर्मेशन लेके। और अगर आप देखते हैं, यूरोप ने, विशेषकर यूरोपियन कमीशन ने इसको बड़े सतर्कता से पिछले 10 साल से ली है और गूगल को आज तक 3 बार बड़े मात्रा में पेनल्टीज ऑलरेडी हो चुके हैं। आपकी पहली बार 1.7 बिलियन, पिछले साल जुलाई में 5 बिलियन और इस साल मार्च में भी करीब $1.5 बिलियन। लेकिन अमेरिका में, और ये सारे लगभग अमेरिकन कॉरपोरेशंस है, इनका रीच पूरे दुनिया में है। इनकी जो भक्त है इस देश में, हमारे देश में काफ़ी है, काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका में कभी इनके खिलाफ उस मात्रा में कभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ शिकायतें भी आई, माइक्रोसॉफ्ट के लिए हुए थे और अभी इस वक्त फेसबुक के खिलाफ भी एक चल रहा है। बट आज जो खबर में आए हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट गूगल के पीछे और इनकी फेडरल ट्रेड कमीशन अमेजन के पीछे जाएंगे। और ये बहुत बड़ा मामला है क्योंकि इसमें अगर आप देखें, दोनों तरफ की पॉलिटिकल सपोर्ट, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, सब पीछे पड़ गए हैं कि इनको, ये बहुत बड़े हो गए, इनको किसी तरीक़ा से कंट्रोल करो। एक उपभोक्ता वाली बात है, लेकिन अदरवाइज भी जो मोनोपोलिस्टिक पोजीशन, एक एंटी ट्रस्ट पोजीशन, वो सिलसिले सारे देख के इनके खिलाफ अब लगता है आगे कार्रवाई होगा। ओके। प्रशांत माली जी, हालांकि मामला अमेरिका से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि अमेरिकन कंपनियां हैं और इनका, मैं कहूं कि एक अधिकार दुनिया के तकरीबन 60% हिस्से में दिखता है, ये जो ट्रस्ट की बात हो रही है, किस तरीके से भरोसे को ये तोड़ती हुई नजर आ रही है अगर पॉलिसी के लिहाज से देखें, और एक यूजर के लिहाज से, क्या मैं उसमें कोई जिम्मेदार नहीं हूं अगर मैं अपनी जानकारी इनको मुहैया करा रहा हूं, इनको देता हूं, या ये मेरी जानकारी के बिना, मुझे बिना बताए ये मेरी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है। दो चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा। एक कि आपकी गोपनीयता का, यानी आपकी प्राइवेसी का, ये सारी कॉरपोरेशंस जो है ये आपका परमिशन लेके ही भंग करती है। मतलब ये जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है या इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, इसको आपने खुद ने ही साइन कर दिया है, खुद ने ही आई एग्री कर के अपना सारे चैलेंज, अपनी जो सारी गोपनीयता भरी प्रोफाइल की आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आप इसे यूज कर दीजिए, इसे इनको मैंडेट दे दिए। लेकिन क्या ये मैंडेट आपसे छलावा पूर्वक लिया गया है? तो हाँ, क्योंकि हर कोई कॉमन मैन इसे पूरी, इसकी इंट्रिकेसीज को पढ़ता नहीं है और ये लीगल शब्दों में लोगों को
फंसा देते हैं। दूसरी चीज, ये सिर्फ जो आप दे रहे हैं उसी को नहीं ले रहे, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स लगा के आपके जीवन की, आपकी सोच की, आपकी क्या चीजें आपको अच्छी लगती है, आपके पर्सनल जीवन में भी झाका झाकी कर रहे हैं। आपको कई निर्णय इनकी एड्स के बदौलत आप चेंज कर रहे हैं, या आपकी जो सोच है, हम किसी वोट करें या कोई चीज खरीदे, तो इनमें इतनी ताकत आ गई है कि आपके दिमाग में घुस के आपकी जो सोच है उसी को पूरी तरह चेंज कर दे। तो ये आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके बेडरूम में, हर जगह पे छा चुके हैं। सिर्फ गूगल ही नहीं, अमेजोन के पास तो एक ट्रेजर ट्रोव है कि आपको कब क्या चीजें अच्छी लगती है, क्या आप खरीदते हैं, क्या आपकी चॉइसेस बनती है। और ये आज इनके पास इतनी मोनोपोलिस्टिक पावर हो चुकी है कि ये सरकारें चेंज कर सकती है। पिछले हम इलेक्शंस के इसे देखते आई हैं। तो ये जो विवाद निकला है वो वही है कि नाजिज्म, ये जो शब्द है, इसको इन्होंने एक पार्टी के मैस्टहेड में प्रमोट कर दिया, और उसके बदौलत वो पार्टी इलेक्शन में उसको काफी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि पब्लिक जो ओपिनियन है ना वो अलग तरीके से चला गया। इसको कंट्रोल करने के लिए, जो प्राइवेसी को कंट्रोल करने के लिए, यूरोप में एक लॉ है जिसे कहते हैं जीडीपीआर, और वैसे ही लॉ भारत को लाना चाहिए, जिसका नाम अभी जो है वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जो अभी तुरंत लाने की बातें हो रही है। अगर वो नहीं आता तो भारतीयों की जो निजता है, गोपनीयता है, इसका भंग, इसका हनन कमर्शियल रीजंस के लिए, कमर्शियल वैल्यू के लिए ये कंपनियां करती रहेंगी। और हम उपभोक्ता के पास ऐसी कोई बड़ी ताकत, ऐसा बड़ा कोई कायदा नहीं है जिसके अगेंस्ट हम इसको फेस कर सकते हैं। और अब तक भारत ने भी, हम कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं कि हमने इन्हें बड़ा दंड नहीं लगाया कहीं पे भी। कई सारे मामले हमारे यहाँ पे भी आ चुके हैं, हमारा डेटा लीक कर चुके हैं, पर हम इन पे आसानी से कोई भी दंड नहीं लगा पाए। हमने इन्हें कुछ नोटिसेस भेजी है, इन्हें डराया धमकाया है, लेकिन ये अपनी मनमारी आज भी भारत में जारी रखे हुए हैं। तो हमको अगर इनको, क्योंकि भारत का डेटा अमेरिकन डेटा से कहीं ज्यादा है, भारत की उपभोक्ता मार्केट है वो कहीं बड़ी है, तो हमसे जो जा रहा है डेटा उसका कहीं और भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे लोग सब जगह पे हैं। तो इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो हमें कोई ना कोई जल्द से जल्द कानून और पॉलिसी दोनों लाके इसे चपराक के लिए कोई ना कोई दंड, फाइन या पॉलिसी लाके हमको इनको एक साँचे में बिठाना पड़ेगा। नहीं तो आपकी और मेरी गोपनीयता किस तरीके से नॉर्म्स से लॉस के जरिए इनको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर मैं कहूँ कि उस पर नियंत्रण की बात हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिलेशन चाहूँगा शिवमल आपका। जब हम ये कहते हैं कि ये हमारी निजता है, हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या यूज़र की सहमति या उसका एक्सेप्टेंस या उसकी परमिशन के साथ ही वो कर रहे हैं, या यूज़र को पता नहीं है कि कहाँ तक उसका मिसयूज़ हो रहा है? देखिए, हर केस अलग अलग होते हैं। हर ये सारे अपने कानून के हिसाब से इनको इंटरमीडियरी कहा जाता है, जो कि आपको एक फैसिलिटेशन के माध्यम माना जाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और आगे कहाँ तक दे रहे हैं। आप देखिए, फेसबुक का केसेस काफ़ी आगे आए, और पहले तो नहीं माने, बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हर तरीके की इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। आप जगह समझ के जिसके जो रिक्वायरमेंट वो उठा रहे हैं। आप जब आप साइन करते हैं एज ए यूज़र एग्रीमेंट, आप उस चीज़ को पूरा नहीं पढ़ते। लीगल भाषा में लिखा जाता है छोटा छोटा अक्षर में, तो आप पढ़ते नहीं, आप एक्सेप्ट कर लेते। तो उसमें बहुत सारे ये लोग, ये आप तो ट्रिक नहीं कर सकता है, लेकिन ये आपको एक किसी तरीक़ा से एक साइकोलॉजिकली मजबूर कर देते हैं। भाई कौन पढ़ते हैं, बड़ा कंपनी है, अच्छे लीगल फर्म से काम कराए, चलिए क्लिक कर देते। लेकिन इसके बाद जो इसमें जो छुपा हुआ बहुत कुछ है, इसी से आपका काफ़ी इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है कि जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी मेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जीमेल का अगर मैं कहूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं मैप और जीपीएस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हमारी पोजीशन से लेकर लोकेशन और सब कुछ ट्रैक हो रहा है, और वो रिकॉर्ड हो रहा है। इनके सर्वर्स में है, और ये सारे सर्वर्स देश के बाहर। अब डाटा लोकलाइजेशन की बात शुरू हुए, तो जैसे अभी प्रशांत जी ने बताए थे कि ये डाटा प्रोटेक्शन लॉस जो है वो बड़े जल्दी से लागू करना चाहिए, क्योंकि आगे जो आईटी एक्ट के कानून है वो ठीक है, एक समय उसको लाया गया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट ही था, बट बहुत कुछ छूट जाते हैं, और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस इतने आगे आते हैं, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनाते हैं तो आपको इसको गवर्न करना मुश्किल हो जाएगा। खुशबू जैन हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में। खुशबू, स्वागत है आपका। खुशबू, जिस तरीके से ये अमेरिका में हम देख रहे हैं, हालांकि अभी इंडिया में इससे पहले खबरें आई थी इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी या जो प्राइवेसी का मामला था उसको लेकर,
हमारे यहाँ जो रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो यूज़र है वो उतना अवेयर नहीं है, उतना मैं कहूँ कि लिटरेट नहीं दिखता जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है यहाँ पर, इसलिए इसकी आशंका बढ़ जाती है कि उसका मिसयूज़ कैसे करेंगी कंपनियाँ, वो बहुत ज़्यादा है। इसे आप कैसे देखती हैं और क्या हमारे पास इस तरह की कोई कानून है जिसके ज़रिए हम उसको रोक सकते हैं या फिर कुछ इस पर हम तब्दीली करने के लिए मजबूर कर सकते हैं कंपनियों को? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बोला कि इंडिया में नया नया आया है ये, तो हमारा इंडिया का फुटफॉल जो हमारी जनरेशन है, इंटरनेट फुटफॉल अभी बढ़ने लगा है। आप अगर एक्सपोनेंशियली देखोगे तो 2005 से 2007 में वर्ल्ड में फुटफॉल इंटरनेट पे बहुत बढ़ गया है, जो 17% से पॉपुलेशन वेंट ऑन आपका 48-47% के अराउंड। इसमें हमारी कंट्रीज सच एज इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है, इनके पास में लॉज आर वेरी रेयर। हम लॉज भी हाफ ऑफ द लॉज जितने हमारे हैं वो हम कॉपी करके या हम देख कर या समथिंग कुछ हो रहा है तो हम उसको लेकर अपने यहाँ पर आते हैं। तो जैसे हमारा फुटफॉल बढ़ गया है, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन देखो, आप जितने भी ये सारे सिलिकॉन वैली जितने भी टेक जायंट्स है, इनका यूज़र बेस इंडिया में बहुत मेजर है। एनीथिंग इंडिया को लेकर अगर कोई लॉ आता है तो इम्पैक्ट बहुत मेजरली इनको पर है, पर उसको देखने के बाद में भी कोई ऐसे रेगुलेशंस, कोई ऐसी गाइडलाइन या उन लोग फेसबुक और एनी ऑफ दोस टेक जायंट्स इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लुकिंग एट इंडियाज पर्सपेक्टिव। इंडियन पीपल, यस, हम जितने भी हैं, हम सारे वी हैव कम ऑन इंटरनेट, बट उसके लेकुनाज नहीं पता अभी भी। इतना इंक्रीज ऑफ अपना प्रिवेसी रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं। एक बात होती है ना, आई हैव अ राइट टू चूज व्हाट इज देयर। द मोमेंट आई राइट एनीथिंग, बी इट माई, आपने जैसे अभी आप बोली बात की, फ़ोन नंबर से लेकर लोकेशन से लेकर हर चीज़ है। हम एक मेजर स्मॉल कंपनी का एक इशू ले लेते हैं। लेट्स से हमने माइक्रोसॉफ्ट पे मैंने ईमेल लिखा आपको आज, 10 साल पहले मैंने किसी और को ईमेल लिखा विथ माई पिक्चर्स। आज मैं नहीं चाहती वो पिक्चर्स देखना, मैं रिमूव करना चाहती हूँ, बट उसका एक कॉपी ऑलरेडी उनके पास है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट विच इज बीन इमर्जिंग आफ्टर आपके के पुट्टा स्वामी वाले जजमेंट के बाद में, दैट मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं भूल जाऊं अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमारी कितनी चीज़ें कहाँ सेव हो रही हो और वो कहाँ मल्टीप्लाई, जो इंटरमीडियरीज की बात थी वो इंटरमीडियरीज कितनी जगह जाती है। हमारा एक जो आप बोलते हो ना एक्सेप्टेंस वाली बात होती है कि एक एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट द पॉलिसी। आप जैसे ही फेसबुक, लेट्स से हमने फेसबुक डाउनलोड किया तो मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैं अगर इवन आज मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सू करूं जाकर फेसबुक को कि आपने ये ऑब्लिगेशंस नहीं किए, पर वो थर्ड पार्टी के साथ में शेयर होता है, वो थर्ड पार्टी के साथ में मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो थर्ड पार्टी के साथ में हाउ डू आई डील विद, आज मेरा क्या राइट है उस थर्ड पार्टी के साथ में, और उस थर्ड पार्टी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे को लेकर। वो थर्ड पार्टी आराम से सारी चीज़ें इधर से उधर मेरी चीज़ें बेचती है फॉर रिसर्च पर्पस, किसी और मतलब एन नंबर ऑफ पर्पसेस, बी इट इकोनॉमिकली, बी इट एनीथिंग। So as we say, data is the new oil. It is actually a new oil. और प्रशांत जी, जिस तरीके से ये कुछ हो रहा है, मैं कहूँ कि इसके खतरे अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि पॉलिसी के लिहाज से अगर अमेरिका में देखें, अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग तरीके की पॉलिसीज तैयार की गई हैं और कहा जा रहा है कि डेटा के जरिए पहले निजता के अधिकार का उल्लंघन, उसके बाद मोनोपोली, जो एक अगला मजबूत मैं कहूँ कि एक किला है, वो कंपनियों ने करीब करीब तैयार कर लिया है। इसके और क्या कुछ खतरे नजर आते हैं जिस तरीके की पॉलिसीज अब तक अडॉप्ट की दुनिया ने? सबसे इम्पोर्टेंट जो खतरा है कि एक पब्लिक परसेप्शन को क्रिएट करने की ताकत इनमें है। और जब डेमोक्रेसी में आप जब ये पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने की ताकत रखते हैं, या कोई भी कंट्री में किसी भी जैसी सरकार हो उसमें आप पब्लिक परसेप्शन करने की ताकत रखते हैं, उसका मतलब है कि आप वहाँ राज करने की भी ताकत रखते हैं। और सिर्फ लोगों के दिलों पे ही नहीं, तो लोगों की वोटिंग की जो पैटर्न है उस पर भी आप राज रखते हैं। मतलब ये डायरेक्ट खतरा ये सरकारों के लिए भी हो जाते हैं, क्योंकि सरकारों को भी उलट पलट करने की ताकत रखते हैं। दूसरा, जो सरकार को इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेनी होती है, पॉलिसी डिसीजंस लेनी होती है, उसको इन्फ्लुएंस करने की ये ताकत रखते हैं। अभी आप अपने ही जगह ही ले लो कि जो इंटरमीडियरी की बात हो रही है, ये जो सारी कंपनीज हैं ये इंटरमीडियरीज कही जाती है आईटी एक्ट के तहत, और इंटरमीडियरी के कुछ रूल्स है। इंटरमीडियरी की रूल्स हमारे यहाँ पे अमेंड करके, मतलब हमने उसको अलग से बना के कितने दिनों से पढ़े हैं, लेकिन इंटरमीडियरी के रूल्स जो इनको रोकने के लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। ये अलग अलग एनजीओज खड़ा करते हैं, उनके थ्रू लोग कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे या मीडिया में डालते कि ये कैसे फेवर में नहीं है, ये कैसे फेवर में है। तो ये परसेप्शन इतना क्रिएट, और सरकार पे प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं कि अगर इंटरमीडियरी रूल्स आते हैं तो वो अनडेमोक्रेटिक हो गए या लॉ के हिसाब से नहीं हो गए, वो लोगों को नुकसान पहुंचेंगे। बल्कि ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ये
इनके बिजनेस में दिक्कत ला सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और पॉलिसी वाइज ये सबसे बेस्ट कदम होगा। तो अभी ये बातें चल रही हैं कि नई इंटरमीडियरी रूल्स को इन लोग नोटिफाई करेंगे, और जिस दिन वो नोटिफाई हो जाएंगे कई सारे इनके हमारी जो कंट्रोल है ये इंटरमीडियरीज पे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, और इनको कई सारी कंप्लायंस करनी पड़ेगी भारतवर्ष में। तो भारत देश में जब इनको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, इसीलिए इनका ये रोना धोना कंटिन्यूअसली चालू रहता है। जैसे डेटा लोकलाइजेशन की बात हो रही है, जैसे ही आरबीआई ने कह दिया कि सारे पेमेंट गेटवेज की जो डेटा है वो इंडिया में रहना चाहिए, देखो कितना हाहुल्ला इन्होंने किया, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन में आ रहे हैं, सारा डेटा भारत में आ रहा है। वैसे सारा ही डेटा, हमारे ईमेल का डेटा हुआ, हमारे पिक्चर्स हुए, सारे भारत के लोकेशन में आ जाना चाहिए, डेटा लोकलाइज होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, पुलिस जो होती है, उसको जब ये डेटा चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमें वो डेटा देते नहीं है, वो कुछ ना कुछ उनके लॉ का कारण दिखा देते हैं, अपने नियम शर्तें लगाकर उसमें कन्वेंशन नहीं हो पाता। हाँ, कपिल साकला हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में। कपिल, जिस तरीके से ये अमेरिका में अगर इसके खिलाफ जांच शुरू हो रही है, खतरे दिख रहे हैं, सरकारें भी चिंतित दिख रही हैं, भारत जैसे देश में क्या इस तरह के खतरे के कवच के तौर पर क्या कुछ है हमारे पास, या फिर कुछ नए कवच यानी कि नए कानूनों की और ज्यादा जरूरत महसूस होती है? कविंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हाँ में है, पॉजिटिव है। देखिए, ऐसा है कि 1969 में MRTP एक्ट आया था, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। 2002 में उस एक्ट को चेंज कर दिया गया, कंपटीशन लॉ लेकर आया गया। कंपटीशन लॉ का मतलब यह था कि पहले मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ये था, रिफॉर्मेटरी था कि अगर आप गलती करते हैं आपको सरकार बोलेगी देखिए आप गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करिए, और फिर कंपनी पे होता था कि कंपनी अपने आप को ठीक करे। तो कंपटीशन लॉ में ये आया कि आप अगर अनफेयर या एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो आपको बोला गया है आप उससे अलग जा रहे हैं ताकि आप मार्केट को दबोच सके, मार्केट को खा सकें, कॉम्पिटिटर को हटा सकें, तो कंपटीशन लॉ में इसको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसमें फाइन है, सजा है, वगैरह वगैरह, ये 2002 में लेकर आया। ये एंटी ट्रस्ट लॉ यूरोपियन यूनियन में भी है, अमेरिका में भी है, और आज की डेट में हम गूगल के खिलाफ इसलिए बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको जान के बड़ा मजा आएगा कविंद्र जी, कि पहले गूगल ने ऐसे ही केसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अदर एसोसिएशंस, माइक्रोसॉफ्ट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ भी करे थे। बिल्कुल। तब इशू ये था कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनका इंटरनेट एक्सप्लोरर था, और तब ये इशू होता था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इतनी अच्छी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स में इंग्रेंड है कि बाकी लोगों को, जैसे क्रोम वगैरह है, उनको चांस नहीं मिल रहा था कि वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आए। तो गूगल इस वजह से, और गूगल जैसी कंपनियों ने इस वजह से, नेटस्केप वगैरह ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ केसेस फाइल करे। आज की डेट पे एंटी ट्रस्ट कमीशन, जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, वो कंपटीशन लॉ में है इनग्रेन। जैसे कि एक और सज्जन अभी बोल रहे थे, पर ये करते क्या है कि एनजीओज और लॉयर्स और डमी केसेस के थ्रू कोशिश क्या करते हैं कि सरकार अपना काम ना कर पाए। सरकार ने भी एक एंटी ट्रस्ट केस में 2.5 बिलियन 136 करोड़ कि इनके ऊपर फाइन लगाया था, पेनल्टी लगाई थी। इन्होंने ये बोला था कि जो इनका एल्गोरिदम है, इंडिया में हुआ है ये, जो इनका एल्गोरिदम है वो बायस्ड है। जो एल्गोरिदम है वो गूगल के प्रोडक्ट्स को, गूगल की सर्विसेज को, गूगल के जैसे शॉपिंग रिसर्च वगैरह हुई, उसको उठा देता है और उसके कॉम्पिटिटर्स को दबा देता है। तो इन्होंने कहा ये जो एल्गोरिदम है ये फ्लॉड है। यूरोपियन यूनियन ने भी इससे पहले 3 अलग अलग केसेस हुए यूरोपियन यूनियन में गूगल के खिलाफ ही, और उनमें भी यही बात हुई गई थी। एक में यह बोला गया था कि गूगल ने एक और अपना एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम शायद फ्रूगल था या ऐसे कुछ था, जिसमें यह था कि गूगल शॉपिंग हो सकती है, जो गूगल का एक पार्ट था, जिसमें बोला था गूगल में जो आदमी पैसा देता है एडसेंस में, उनके प्रोडक्ट्स को तो आप ऊपर दिखा देते हो, रिव्यूज का आप ध्यान नहीं देते हो। तो एक ये फाइन हुआ था। दूसरा ये हुआ था कि गूगल एडसेंस जो आदमी लेता है उसके प्रोडक्ट्स को, उसकी वेबसाइट्स को उठा दिया जाता है, अनफेयरली उठा दिया जाता है। और जो लोग एडसेंस में धंधा कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, जो एजेंट्स हैं, उन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, वो कॉम्पिटिटर्स के पास ना जा पाए। आज की डेट में अमेरिका ने भी ये, आई थिंक अमेरिका में भी मेरे ख्याल से ये 3rd केस या 4th केस है, पहले वाले केसेस दबा दिए गए थे, जहां पे यही बोला गया था कि जो गूगल है वो मोनोपोलिस्टिक काम कर रहा है, रिस्ट्रिक्टिव काम कर रहा है। रिस्ट्रिक्टिव ऐसे कि वो अपने एजेंट्स को बोलता है आप कॉम्पिटिटर्स के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो। मोनोपोलिस्टिक ऐसे कि उन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसे बना रखे हैं कि जो उनका इकोसिस्टम है, एंड्रॉइड किस्म है जो मोबाइल फोन्स का है, किसी एक को ही वो प्रमोट करेगा और बाकी को वगैरह वगैरह, तो उसमें जो सर्च इंजन्स हैं वो अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इंडिया में, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया में भी ऐसे लॉज हैं, जैसे मैंने कहा कंपटीशन लॉ है 2002 का,
जो थोड़ा सा वाटर डाउन है, क्योंकि MRTP एक्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो कुछ लॉयर्स भी हो गए, कुछ लीगल जो डिपार्टमेंट्स के लोग हो गए, उन्होंने किसी तरह से शायद ये जो फॉरेन की कंपनीज है इनको इंडिया में लाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे लॉज को वाटर डाउन करा है कि आज की डेट में इंडिया में जो हमारा डेटा है वो बहुत बुरी तरह से मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत अगर आप गूगल में देखते हैं, जैसे एक और जेंटलमैन ने ये बोला, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये कपिल वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन उससे बहुत पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किए हैं। एक आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं आपका शिवमल, इस तमाम पेचीदगियों, कानूनी लड़ाई या फिर जांच के दायरे के बीच एक कंज्यूमर या एक यूजर जो है क्या सावधानी बरते वो, अगर खास तौर पर मैं हिंदुस्तानी यूजर्स की बात करूं? देखिए, पहले सावधानी तो यही बात है कि जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस आप जो क्लिक कर देते नहीं पढ़ के, उसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप लगता है आपको किसी जगह में आपकी कोई शौक है, आपको इसको रेज करना चाहिए। लेकिन जैसे मैडम ने अभी बताया कि थर्ड पार्टी वाले बहुत पेच होते हैं और आपको पता नहीं होता है कि कहाँ किस वक्त आप ये रेज करें। सेकेंडली, आज जो जितना प्रयास इस देश में हो रहा है, विशेषकर अभी नया सरकार आया है अमेरिका के साथ, ये जितना ट्रेड निगोशिएशन होगा, इसमें डाटा लोकलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं अभी अमेरिका में था तो इसमें मैंने देखा कि 1.5 घंटा का सेशन ऑन साउथ एंड सेंट्रल एशिया सिर्फ इंडिया की ये डाटा प्रोटेक्शन ले लेके बात कर, सारे जितने बड़े कंपनीज की बात यहाँ जिक्र हो रही है, ये सब एक जुट हो गए हैं कि कैसे यहाँ की डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी इनके लिए छूट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हिसाब से आपको अपना कुछ जो डूज एंड डोंट्स आजकल लगभग सभी बताते हैं, जितने कंपनीज है या बहुत सारे NGOs है, बट इसके अलावा भी जो पॉलिसी लेवल में इंटरवेंशन है उसमें अपनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश होना चाहिए, क्योंकि हम इतने बड़े एक उपभोक्ता के देश है, हमें इनको ऊपर प्रेशर करना चाहिए। इनके इतने सारे रेवेन्यूज इस देश की आज के डेट में निकल रहे, फेसबुक की आज के डेट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इस देश में है। तो हमें मेरे ख्याल से एक सतर्कता रूप से एक जागरण की वो भी प्रयास इस देश में करना चाहिए। खुशबू, आखिरी कमेंट आपका। अगर हम एंटी ट्रस्ट की बात करें तो एंटी ट्रस्ट वर्ड ही आया है US से, वे बैक 1890 व्हेन दे केम अप कि ट्रस्ट वर द बिगर कंपनीज ओवर देयर, बी इट ऑयल बैरन्स, बी इट रोड और रेलवेज एंड अदर वंस। तो वो इतनी पावरफुल ट्रस्ट हो गई थी दैट दे कॉइन्ड द टर्म एज एंटी ट्रस्ट टू किल देम। Then that oil company, that oil Standard Oil Trust broke down into 34 small oil companies. So the term which we talk about is antitrust comes from US, and today the antitrust you're talking about fighting is with again US giant companies majorly. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में जो यूजर है उसके साथ किस तरीके से विश्वास का धोखा कुछ कंपनियां कर रही हैं और उसको रोकने के लिए किस तरीके के कानून हैं। अमेरिका में हालांकि जांच शुरू हो चुकी है और भारत में भी इसके उदाहरण है कि पहले भी कुछ इस तरह के मसलों पर उन पर पेनाल्टी लगाई गई थी। तो हम यूज़र को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है और कानून का पालन ये कंपनियां करें, इसके लिए कुछ और ज़्यादा नकेल की भी ज़रूरत होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।